हम लोगों ने ब्लॉकेज के बारे में बात की। ब्लॉकेज की जब हम बात करते हैं तो हमारी आर्टरीज के अंदर क्या हो रहा होता है अंदर ही अंदर। कुछ लोग जेनेटिकली प्रोन होते हैं ब्लॉकेजेस डेवलप करने के लिए, उसके ऊपर से हमारी आदत है। तो जो ईसीजी होता है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे हम तभी उसको करा सकते हैं। नॉर्मली भी हम जैसे ओटीसी ड्रग्स होते हैं वैसे जाके कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। इसको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप चेस्ट पेन लेके जा रहे हैं या फिर एसिडिटी के सिम्टम्स लेके जा रहे हैं तो कोई भी हॉस्पिटल आपका पहले चीज़ करेगा तो ईसीजी और ब्लड प्रेशर देखना, यही चीज़ करेगा। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देती है हमारे। तो हार्ट अटैक होने के लिए जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें डायबिटीज एक लीडर है और इंडिया को तो हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। डॉक्टर जाकिया, हार्ट अटैक के केसेस में एक टर्म यूज करते हैं डॉक्टर्स विच इज कॉल्ड एज गोल्डन विंडो, जो कि 60 टू 90 पीरियड्स मिनट्स का एक टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम होता है। सो उसको एज अ कॉमन लेमैन आप कैसे समझाना चाहेंगे अपने ऑडियंसेस को? सो आप ये समझ लीजिए कि आपको जब हार्ट अटैक आता है राइट। तो आपके जिस एरिया में हार्ट अटैक आता है उस एरिया की ब्लड सप्लाई टोटली बंद हो चुकी है, टोटली शट ऑफ, राइट। और वो एवरी सेकेंड डैमेज होता जा रहा है एंड वी हैव वेरी लिटिल टाइम। राइट। 60 टू 90 मिनट्स इज द टाइम। अगर आइडियली आपने जाकर उस नस को खोल दिया राइट। और ब्लड सप्लाई को रिस्टोर कर दिया तो मिनिमम डैमेज होगा हार्ट को। राइट। एट द सेम टाइम हार्ट अटैक में जो सडन डेथ होती है, जैसे दिल की धड़कन अचानक बंद हो जाती है, राइट। वो इसी पीरियड में मैक्सिमम होती है। आप सुनते होंगे कि वो तो नींद में ही खत्म हो गया, करेक्ट। या अभी बोला चेस्ट पेन हुआ और सामने ही कोलैप्स हो गया, राइट। तो वो दिल की धड़कन बंद हो जाती है उस टाइम। तो इस पीरियड में अगर पेशेंट प्रॉपर हॉस्पिटल में हो जहां पर पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, या अगर अटैक आया धड़कन बंद हो गई तो शॉक करने की सुविधा है कि नहीं, उस टाइम पर पेशेंट को पहुंचना बहुत जरूरी है। तो टाइम हमारे हिसाब से मसल है। हार्ट डिजीज में टाइम इज मसल। दैट मीन जितना आपने टाइम निकाला उतना मसल डैमेज होते गया। आप 24 आवर्स बाद हमारे पास आए कि डॉक्टर अब आप हमारी एंजियोप्लास्टी कर दो, अब तो आपका हार्ट डैमेज हो गया, सिर्फ 20% बचा है। उस टाइम मैंने एंजियोप्लास्टी की तो बेनिफिट कुछ खास होने वाला नहीं। लेकिन जब आप 60 मिनट्स में आ गए, मैंने उस फेज में नस को खोल दिया, रिस्क ऑफ मसल डाइंग, रिस्क ऑफ पेशेंट डाइंग इज लीस्ट। सो इसीलिए ये गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और वही गोल्डन पीरियड हमारे बहुत सारे पेशेंट गैस हो गई, जेलिसिल खा रहे हैं, पुदीन हरा पी रहे हैं, डॉक्टर के पास जाके पैन इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसमें वेस्ट कर देते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी विथ ऑल माय पेशेंट्स रिपोर्ट टू मी With as that early as 60 minutes. in that window period. I'll be glad, Right. you reached in time. Right. There have been times के पेशेंट हमारे पास आए, कैजुअलिटी के टेबल पे लेटे, चेस्ट पेन है, ईसीजी निकलते निकलते कोलैप्स हो गए, सामने ही दिख रहा है हार्ट फिब्रिलेट हो रहा है, एंड वी हैव रिवाइव्ड देम। सम ऑफ देम वी हैव शॉक्ड, वी आर शॉकिंग एंड देन डूइंग एन एंजियोप्लास्टी। सो इफ यू रीच इन टाइम हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। अगर आप लेट आए बड़ी मुश्किल होती है। सो वो जो 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है, सपोजिटली कोई रिमोट एरिया में रहता है या इजीली एक्सेसिबल नहीं है उसके पास ये वाली सर्विसेज, टर्शरी केयर नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है उस जगह पर, उस केस में पेशेंट्स को क्या करना सो देर आर डेफिनेटली हॉस्पिटल्स हैं जब हमारे पास एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं होती है तो दूसरी सुविधा होती है इंजेक्शन की। सो हार्ट अटैक में जब नस बंद होती है तो उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट क्लॉट का भी होता है, कुछ पार्ट फैट का होता है, कुछ ओल्डर लोगों में कैल्शियम का होता है। तो क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन की अगर देने की सुविधा है आपके करीब के नर्सिंग होम में तो प्लीज आप ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 1 घंटे के अंदर मेजर हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते तो करीब के नर्सिंग होम में कम से कम क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन ले लीजिए। जो भी ब्लड थिनर टैबलेट्स दी जाती हैं वो कंज्यूम कर लीजिए, और इंजेक्शन लेते ही जल्द से जल्द मेजर हॉस्पिटल में एक प्रॉपर कार्डियक एम्बुलेंस में शिफ्ट होने की कोशिश कीजिए। सो कई बार पेशेंट विद इन दैट गोल्डन विंडो पीरियड आ जाता है हॉस्पिटल में, उसके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाते हैं, वो बेड पे ही उसको अटैक आता है एंड द पेशेंट डाइज। वो क्या होता है? वो हार्ट अटैक होता है या दूसरा हार्ट अटैक होता है या फिर वो हार्ट कार्डियक अरेस्ट होता है? सो हार्ट अटैक
which has affected the rhythm of the heart. Right. Heart stop क्यों होता है? Hmm. क्योंकि वो बीट करना बंद कर देता है. Right. So suppose the attack is occurring in an area which is the pacemaker of the heart. Right. Suddenly your pacemaker will stop. Right. So your heart attack gets converted into heart arrest Hmm. because the pacemaker was not working. Hmm. It stopped working. Hmm. So that is the time we shock Hmm. and revive these patients. So this is the difference that people should understand. हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग होते हैं. तो हार्ट अटैक इज जस्ट जैसे हमने बताया कि नस बंद हो जाने की वजह से होता है, जी. क्लॉट बन जाता है एक जी. ब्लॉकेज के ऊपर और आगे का ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, बंद. तो हार्ट डैमेज होना स्टार्ट होता है. जी. अगर ये हार्ट अटैक काफ़ी बड़ा हुआ या फिर पहले भी कभी हार्ट अटैक आ चुका है और हार्ट डैमेज हो चुका है, 40% से कम हार्ट का पंपिंग है, तो हमारा हार्ट है ना इलेक्ट्रिक करंट्स के सहारे चलता है. छोटी छोटी एकदम धीमी इलेक्ट्रिक करंट चलती रहती है. हम्म. अभी बड़े हार्ट अटैक में या फिर पुराने हार्ट अटैक्स में हम्म. ये इलेक्ट्रिक करंट्स डिस्टर्ब होने लग जाती है. हम्म. जहाँ हार्ट जख्मी होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती है वो टूट जाती है, डिस्कनेक्ट होती है. तो सादे शब्दों में शॉर्ट सर्किटिंग जैसा एक पिक्चर बोल सकते हैं. एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन एक लेमैन को समझने के लिए ये टर्म काफ़ी. करेक्ट. तो अगर एक बार वो इलेक्ट्रिक करंट डिस्टर्ब हो जाए तो हार्ट बंद पड़ जाता है 4-5 मिनट तक. अगर आपका हार्ट पंपिंग बंद रह गया तो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा, और बंद हो गया फिर आपका पेशेंट फॉर एवर लॉस्ट हो जाएगा. तो ऐसे सिचुएशन में अगर हॉस्पिटल में भी है या बाहर भी है तो इसको कार्डियक मसाज देना पड़ता है. एक्सटर्नली बाहर से छाती के ऊपर दबाव देना पड़ता है. तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हार्ट चालू रह सकता है. बाहर हुआ तो आप जो पंपिंग दे दे के आप हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हो पेशेंट को, और वहाँ पे एक शॉक दिया जा सकता है. कई बार ये शॉक की मशीन बाहर भी अवेलेबल हो सकती है. इसको एईडी बोलते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. जैसे एयरपोर्ट्स है, पुलिस स्टेशन है या फिर बड़ी सोसाइटीज है, वो लोग अपनी एक एईडी रख सकते हैं. तो किसी को मतलब सबने ही सीख लेना चाहिए सीपीआर कैसे देना चाहिए, कार्डियक मसाज कैसे देना चाहिए. तो इसमें बहुत कुछ मेडिकल नॉलेज नहीं है, मतलब मेडिकल प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है. पेशेंट को क्या रिस्पॉन्स कैसे चेक करना है, मदद कैसे बुलाना है, कैसे कार्डियक मसाज देना है, कैसे कंप्रेशंस देने हैं, फिर एम्बुलेंस को कैसे बुलाना है, ये सब की एक प्रैक्टिस करा ली जाती है, कोर्स करा लिया जा सकता है. और ये सीपीआर देते देते हॉस्पिटल में जाके उसको शॉक दिया जा सकता है या ऑन साइट भी दिया जा सकता है, और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है. अगर आपको इसकी ट्रेनिंग है तो आप जब वक्त आता है तब आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, फिर आप सोचते नहीं रहोगे अभी क्या करना है, अभी क्या करना है. एक ट्रेन पर्सन बहुत स्मूथली ये कर सकता है और बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है. तो एक सीपीआर जानने वाला सोसाइटी वो एक आदर्श सोसाइटी और हेल्दी सोसाइटी हो सकता है. हम लोग बहुत सारे दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं अगर हमें सीपीआर आता है. और मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि आप खुद से जाके सीपीआर का कोर्स कर ले, या फिर अपनी सोसाइटीज़ में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में या फिर अपने ऑफिसेस में ये सीपीआर के कोर्सेस आप करा ले, ताकि ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके नियर बाय लोगों के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए और फिर स्ट्रेंजर्स के लिए भी. बट सीपीआर के केस में यूजुअली हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं, डॉक्टर्स आके सिखाते हैं या पेशेंट्स कंज्यूमर आता है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अलग अलग लेवल पे टू ट्रेन. बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्निक एंड प्रैक्टिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब टाइम आता है तो घबराए नहीं हम लोग, उसको प्रॉपरली हम लोग डिलीवर करना है. Perfect. Correct. So you need to practice it. How frequently you can say? You don't have to have a patient to practice frequently. आप डमीज पे भी कर सकते हो आप, या फिर वीडियोस देख के भी आप रिकरेंट वीडियोस देख सकते हो. तो जरूरी नहीं कि आपको हर बार कोई पेशेंट ही मिले सीपीआर करने के लिए. आप तो काफी फ्लाइट्स में इंसिडेंट सुनती होंगी कि फ्लाइट में कोई अरेस्ट हो Correct. गया, कोई Correct. डॉक्टर था, कोई एनेस्थेटिस्ट थी, उन लोगों ने पेशेंट को रिवाइव कर दिया और हॉस्पिटल पहुंचा दी. तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमारे समाज में स्प्रेड करना चाहिए, और हर बड़ी सोसाइटी ने ये कैंप्स रखना चाहिए. Right. खुद फोर्टिस हॉस्पिटल इस इनिशिएटिव को कैरी आउट करता है करता है, करता एंड मास ट्रेनिंग करता है. सो किसी को भी ज़रूरत है हमें कांटेक्ट करें, हम वो ट्रेनिंग सेशंस दे सकते हैं. है. डॉक्टर विवेक, हम लोगों ने ब्लॉकेज के बारे में बात की. ब्लॉकेज की जब हम बात करते हैं तो हमारी आर्टरीज के अंदर क्या हो रहा होता है, अंदर ही अंदर? ओके, सो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ. मैं समझाने की कोशिश करूंगा. हाँ, कॉमन आदमी के लिए. जैसे हम लोग बचपन से, एक तो पहले जेनेटिक्स हो गया, जी. मैडम ने जेनेटिक्स की बात की. जी. कुछ लोग जेनेटिकली प्रोन होते हैं ब्लॉकेजेस डेवलप करने के लिए. उसके ऊपर से हमारी आदत है, डाइट बराबर से नहीं बैलेंस्ड होना, या फिर
नींद बराबर से नहीं, एक्सरसाइज नहीं, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो अंदर की लेयर होती है नसों की, मतलब हृदय की धमनियाँ, हृदय एक पंप है, ठीक है? उसको ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये आर्टरीज़ या धमनियों से प्राप्त होती है। तो उसके अंदर एक लेयर होती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। जी। तो इसका काम होता है कि अंदर क्लॉट्स ना बनने देना। लेकिन कैसे इन सब चीज़ों की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चर्बी जमा होने लग जाती है एंडोथेलियम के नीचे, और धीरे-धीरे वो बढ़ती जाती है, लेयर बाय लेयर, परत बाय परत, वो कई सालों में धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। और फिर 40% 50% ब्लॉकेज आने तक कोई लक्षण नहीं होते, 70% आने तक भी लक्षण नहीं होते। ये चर्बी जमा हो के नस का अंदर का एरिया कम करते जाती है, धमनी का एरिया कम करते जाती है। इससे भी साइलेंट ही रहता है। 70% जब तक आपका एरिया कम ना हो जाए, तब तक आपको कोई लक्षण भी नहीं आते। लेकिन किसी दिन, जैसे मैडम ने बताया कि सुबह स्ट्रेस होता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है, बीपी बढ़ने लग जाता है, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, कैटेकोलामिन्स रिलीज होते हैं। तो ये जो ब्लॉकेज होता है, उसकी सतह पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। सडनली बीपी का सर्ज हो गया, बीपी बढ़ गया सडनली। तो ये ब्लॉकेज की सरफेस, उसके ऊपर टेंशन क्रिएट होने से उसमें चीर पड़ सकती है, क्रैक आ सकता है। उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल मटेरियल एक्यूमुलेटेड है, वो बाहर आने लग जाता है। वो बाहर आके ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, नस के अंदर ब्लड बह रहा है, इसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो ब्लड क्लॉट होने लग जाएगा। तो अभी ये ब्लॉकेज 50% था, 70% था, और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अचानक से ये क्लॉट बन गया। क्लॉट बनने से जो बचा हुआ 30% एरिया था, वो भी क्लॉट से ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया, आगे तो ब्लड फ्लो नहीं जाएगा अभी। तो नहीं जाएगा तो आगे का जो हार्ट पंप है या मसल है, उसको ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगा, और इसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने इसको 1 घंटे में नहीं खोला या फिर 12 घंटे तक भी नहीं खोला, तो फिर वो पूरा हार्ट का मसल डैमेज हो जाएगा, जिसको ब्लड सप्लाई नहीं मिला, और फिर पेशेंट या तो उसकी डेथ हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिक करंट डिस्टर्ब हो गया, जैसे मैंने बोला कार्डियक अरेस्ट हो गया, या फिर वो बच गया इसमें से, तो फिर वो एरिया हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। फिर हमेशा के लिए उसको जिंदगी भर एक वीक हार्ट के साथ जिंदा रहना पड़ेगा, और उसको हार्ट फेलियर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर हार्ट फेलियर होने के बाद लाइफ और खराब हो जाती है। हार्ट फेलियर की बीमारी एक कैंसर से भी बदतर बीमारी है। हार्ट फेलियर के अगर आप 100 पेशेंट लो, तो 50 लोग उसमें से 5 साल में उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये हार्ट फेलियर की बीमारी इतनी खराब है। सो इसीलिए मैडम ने और हम सब बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड, मतलब एक तो 1 घंटे में ही 50% डेथ्स हो जाती है हार्ट अटैक में, और अगर आप बच भी जाओ तो आपके साथ हार्ट फेलियर रह जाता। स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड कि जनरली मैं पब्लिक टॉक्स देती हूँ तो लोगों से हमेशा पूछती हूँ कि ये जो ब्लॉकेजेस की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो नसों में चर्बी जमने की क्रिया कब से शुरू होती है, कोई गेस करेगा, कुछ बताएगा मुझे? तो मोस्ट ऑफ द पीपल से, कोई कहता है 30 में होती है, कोई बोलता है 40 में होती है। बट कॉमन पब्लिक की नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगी कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तब से ही वो फैटी डिपोजिशन आर्टरीज में शुरू हो जाता है। तो चर्बी जमने की क्रिया तब से शुरू हो जाती है। तो ये एक क्रिया है जो आपके बॉडी में चलती है। आपके बॉडी में फैट डिपॉजिट होती है, फिर आपकी बॉडी ही उसको क्लियर कर देती है। लेकिन जब वो क्लियर होने की क्रिया जब बिगड़ जाती है, ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, जब वो फैट क्लियर नहीं हो पाती है, तब वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। सो ये जो ब्लॉकेजेस की क्रिया एक नेचुरल प्रोसेस है विच इज ऑनगोइंग। इसीलिए अक्सर हमको पेशेंट बोलते हैं आपने आज एंजियोप्लास्टी की, अभी कभी नहीं होगा ना ऐसा मैडम। सो दैट थॉट प्रोसेस इज रॉन्ग, क्योंकि ब्लॉकेजेस की क्रिया शरीर में उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक आप जिंदा हो। हम उसी वक्त इंटरवीन करते हैं जब वो क्रिया आपको, आपके हार्ट को हानिकारक होती है, और हम मेडिसिन देते हैं और डाइट और लाइफस्टाइल चेंज बोलते हैं ताकि क्रिया थमी रहे, ज्यादा तेजी से ना बढ़े। तो ये एक ऑनगोइंग डिजीज है, इसके लिए ऑनगोइंग ट्रीटमेंट होने की सख्त जरूरत है और ऑनगोइंग लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत है। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हार्ट डिजीज वन टाइम डिजीज है। हार्ट डिजीज कैन बी इज एन ऑनगोइंग डिजीज, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक रेगुलर मेडिसिन्स एंड रेगुलर लाइफस्टाइल चेंजेस। डॉक्टर ज़ाकिया, डायबिटिक पेशेंट्स में जो हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस रेट है वो 2 to 4 टाइम्स बढ़ जाता है। क्या ये सही है?
एंड इसके साथ और क्या-क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जो कि एसोसिएटेड हैं, जो कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देती हैं हमारे? सो हार्ट अटैक होने के लिए जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, हुँ, उसमें डायबिटीज़ एक लीडर है राइट, और इंडिया को तो हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। राइट, सो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस डायबिटीज़ का हमारे एशियन कंट्रीज़ में है। हुँ, तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। राइट, व्हाई? क्योंकि डायबिटीज़ अफेक्ट्स ईच सेल ऑफ द बॉडी। हर सेल को ग्लूकोज़ के यूटिलाइज़ेशन की ज़रूरत है। करेक्ट, तो हर सेल डिसफंक्शनल हो जाता है अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो। तो राइट, डायबिटीज़ डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिज़ीज़ के लिए। ना सिर्फ ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है बल्कि हार्ट की पंपिंग को भी डैमेज करता है और काफ़ी दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। उसी तरीके से ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, हुँ, जो अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो हार्ट फेलियर से लेके हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज या किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है। हुँ, उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत बड़ी बीमारी है हुँ, और स्पेशली एक स्पेशल टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया कहते हैं। अगर आपको जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बीमारी है है तो तो उसमें तो यंग लोगों में मतलब यानी आपको 7 साल के 8 साल के बच्चे में भी हार्ट डिजीज़ दिख सकती है। राइट, और एक और रिस्क फैक्टर जैसे मैंने आपसे कहा था अर्लियर हुँ, कि फैमिली हिस्ट्री राइट, मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर राइट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़। हुँ, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कैन कॉज हार्ट डिजीज। और बहुत सारी डिजीजेस पर्टिकुलरली फीमेल से एसोसिएटेड होती हैं। हुँ, सो अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हुआ, हुँ, प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई, हुँ, तो आपका हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। हुँ, सिमिलरली अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे आपको आर्थरालजिया है जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में संधिवात कहते हैं, जी, तो अगर आपको ये बीमारियां हैं तो आपका हार्ट डिजीज का रिस्क 50 टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, सो ऑटोइम्यून डिजीज विच अफेक्ट जॉइंट्स, उनमें हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। हुँ, फीमेल्स जिनको थायराइड डिसऑर्डर हो हुँ, उनको भी बढ़ जाता है। हुँ, लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, फीमेल है तो हार्ट डिजीज तो अभी मेनोपॉज के बाद ही होगी, हुँ, पहले तो होगी नहीं। हुँ, बट ये भी थिंकिंग गलत है। हुँ, फीमेल्स में अगर आपको पहले से ही जल्दी से ब्लड प्रेशर आ गया, हुँ, आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है या आपको 30-40 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई, हुँ, तो आपका हार्ट रिस्क एनी अदर मेल जैसा हो जाएगा। हुँ, या अगर आप स्मोकिंग करते हो, टोबैको खाते हो, तो हुँ, मेल हो या फीमेल, इनफैक्ट फीमेल को ज़्यादा डैमेजिंग है हुँ, स्मोकिंग और टोबैको, जो कि अभी एक फैशन हो गया है। तो आई फील इट इज़ नॉट कूल टू स्मोक। हुँ, दैट्स व्हाट वी शुड propagate. We should say that say no to smoking, say no राइट, to any form of tobacco. राइट। 'Cause यूजुअली देखा गया है कि मेल्स में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं विज़-अ-विज़ फीमेल्स जो कि लेटर स्टेज में ऑब्ज़र्व किया गया है। दैट माइट बी और द चीज़ रीज़न। है यस। स्नोरिंग। राइट, Snoring. स्नोरिंग को हम लोग बोलते हैं कि ये पीसफुल स्लीप है, मतलब हाँ, बहुत अच्छे से नींद हो रही है। राइट, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू दैट, मतलब अगर आप स्नोर कर रहे हो तो आपकी स्लीप पीसफुल नहीं है। हुँ, स्नोरिंग में यहाँ का फैट जो होता है हुँ, कई कई बार बढ़ जाता है और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। हुँ, उसकी वजह से रात भर आपका ब्रेन चालू रहता है, काम हुँ, करते रहता है ब्रेथ खींचने के लिए, हुँ, थक जाता है पूरी रात भर, लंग्स हुँ, के ऊपर असर पड़ता है हुँ, और ब्लड प्रेशर भी रात भर बढ़ा हुआ रहता है, तो इसका हुँ, असर हार्ट के ऊपर होता है। और स्नोरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स एंड हार्ट फेलियर हुँ, और ब्लड प्रेशर के लिए भी। हुँ, और एक इंडियन लोगों में एक कॉमन रिस्क फैक्टर और भी है जिसे हम होमोसिस्टिन बोलते हैं। तो राइट, होमोसिस्टिन भी एक पदार्थ है ब्लड में जो जेनेटिक होता है, जिससे हार्ट अटैक्स की रिस्क बढ़ती है, लकवे की रिस्क बढ़ती है। एक इंडियन लोगों में और एक रिस्क फैक्टर ज़्यादा है जो लाइपोप्रोटीन ए नाम से होता है, ओके, बट अनफॉर्चुनेटली उसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, सो हम लोग ज़्यादा उसकी बात नहीं करेंगे। राइट, एक फ़नी रिस्क फैक्टर है जिसको हम लोग ट्रेडिशनली रिस्क फैक्टर नहीं बोलते, लेकिन डॉक्टर का ना सुनना, हाँ, कंप्लायंस नहीं रखना, ये बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर है जो इंडियन लोगों में कॉमन है, बहुत कॉमन है। डॉक्टर जाके यूजुअली देखा गया है कि साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, कोई साइंस एंड सिम्पटम्स नहीं होते, पेशेंट ईदर डाइज़ पीसफुली इन स्लीप या काम करते-करते मतलब पता नहीं चलता एंड पेशेंट डाइज़। व्हाट इज़ दिस फिनोमेना? सो साइलेंट हार्ट अटैक जो ट्रूली साइलेंट जिसे हम कहते हैं, राइट, कॉमनली उन लोगों में होता है जिनको बैडली कंट्रोल डायबिटीज होती है, राइट, बैडली कंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है। राइट। आप देखते हैं कि बहुत सारे डायबिटिक होते हैं जिनको गैंग्रीन हो जाती है पैर, हुँ, उनको पता नहीं चलता है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उनके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, सेंसेशंस लूज़ हो जाते सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं उनके। हैं। तो वो
चेस्ट पेन नहीं होता है उनको, लेकिन उनको दम तो लगता है, उनको सांस तो फूलती है, वो चलते हैं तो थक तो जाते हैं, या उनको पैल्पिटेशन तो होती है। सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं होता है, चेस्ट पेन नहीं होता है, बल्कि वो एक दूसरा फॉर्म इख्तियार कर लेता है, तो हमको लगता है कि ये साइलेंट हार्ट अटैक है। अक्सर करके ऐसा उन लोगों में होता है जो डायबिटिक होते हैं, या फिर जिनको ब्लॉकेजेस हैं जो कई सालों से बन रहे हैं, स्लोली स्लोली बन रहे हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ कोलैटरल सर्कुलेशन बन रहा है, जो कभी कभी हम लेमन के टर्म में नेचुरल बाईपास बोल देते हैं, कि एक नस ब्लॉक हो गई, दूसरी नस से सपोर्टिंग नसें तैयार हो रही हैं, उसके लिए कोलैटरल सर्कुलेशन बन रहा है, तो इसके लिए वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। जिस दिन वो कोलैटरल सर्कुलेशन देने वाली नस बंद होती है, तब पेशेंट को पता चलता है कि अरे हाँ, मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो साइलेंट हार्ट अटैक होता है, लेकिन रियली ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज का मैनिफेस्टेशन है। सो ये क्या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा ऑब्जर्व बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। सो उस केस में डॉक्टर्स जो होते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ही पेशेंट जाता है यूजुअली ट्रीटमेंट के लिए नहीं मैडम, फॉर द डायबिटीज। नो मैडम, यू आर एब्सोल्युटली मिसअंडरस्टूड अबाउट डायबिटीज ट्रीटमेंट। आज की तारीख में अगर एक यूनानी या होम्योपैथिक डॉक्टर भी बोर्ड लगा देगा कि मैं डायबिटीज डॉक्टर हूँ, पेशेंट उसके पास चला जाएगा। सो पीपल आर जस्ट सीइंग द बोर्ड कि आप डायबिटीज स्पेशलिस्ट हो और आपके पास चले जाते। इट इज वेरी रेयर कि पीपल एक डीएम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास डायबिटीज ट्रीटमेंट करते हैं। बट डायबिटीज कंट्रोल एक अच्छा एमडी डॉक्टर कर सकता है, या एक एमडी एंड अबव डीएम कर सकता है। बट आज की तारीख में बहुत ही फ्रेगमेंटेड डायबिटीज का ट्रीटमेंट हो गया है, तो सही डॉक्टर के पास जाना भी बहुत जरूरी है। सो अगर पेशेंट सही डॉक्टर के पास जा रहा है, सही ट्रीटमेंट ले रहा है, उस केस में जो इन्वेस्टिगेशंस हमने पहले डिस्कस किए थे कि ये पैरामीटर्स हैं जो हमें रेगुलर इंटरवल पे कराने चाहिए, वही सेम पैरामीटर्स इन पेशेंट्स को भी कराने चाहिए, या कुछ एक्स्ट्रा भी है जो हमें देखना चाहिए? सो डायबिटीज पेशेंट्स में हम लोग कहते हैं कि टारगेट ऑर्गन्स जिनको डायबिटीज अफेक्ट करती है, आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपकी आईज, इन सबका रेगुलर एनुअल चेकअप होना ही चाहिए। ये डायबिटोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ वो शुगर चेक करे पेशेंट की, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखे, ब्लड थिनर देने की जरूरत है तो वो भी दे, किडनी को चेक करना है, किडनी प्रोटीन छान रही है क्या, वो चेक करना है, आईज में रेटाइना में डैमेज हो रहा है क्या, ये सब कुछ रेकमेंड करना बहुत जरूरी है एज पार्ट ऑफ देयर रेगुलर चेकअप। So this should be an annual health check. एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर ऑल डायबिटोलॉजिस्ट। और जैसे हमने बात की थी कि फैमिली हिस्ट्री है किसी को, फोर फादर्स में है, ग्रैंडफादर को है, फादर को है, सो क्या परसेंटेज है या कितना चांसेस है कि वो ऑफस्प्रिंग्स या उसकी आगे आने वाली जनरेशन में हार्ट प्रॉब्लम डेफिनेटली आता है, वो डेफिनेटली आता है। इनफैक्ट इट्स अ वेरी पोटेंट रिस्क फैक्टर, और ऐसे लोगों को इसीलिए अपना अर्ली चेकअप शुरू कर देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि 18 इयर्स पे हर कॉलेज में गए कि अपना चेकअप करवा लो सब कुछ। 18 इयर्स मीनिंग व्हेन यू आर एंटरिंग कॉलेज, गेट एवरीथिंग चेक्ड फर्स्ट, योर ब्लड प्रेशर, योर कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल अदर पैरामीटर्स, तो उनको चेकअप करना चाहिए। एक साइलेंट हार्ट अटैक्स पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो आपने जो एग्जांपल दिया कि लोग नींद में तो जाते, साइलेंट हार्ट अटैक नहीं है। साइलेंट अटैक जैसे मैडम ने बताया कि वो डायबिटिक है या फिर कोई और रीजंस के वजह से वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको हार्ट अटैक आया है, पेन नहीं हो रहा है लेकिन उसको वीकनेस फील हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं या फिर बैक पेन हो रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको हार्ट अटैक है, लेकिन उसको हार्ट अटैक हो रहा है। तो उसमें नॉट नेसेसरी कि उसकी जान चली जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, बाद में उसका हार्ट वीक हो जाएगा, टाइम पे हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। उसको लक्षण नहीं आए और हार्ट अटैक आके गया और बाद में किसी टेस्ट में हमें पता चल गया, इको में पता चल गया, ईसीजी में पता चल गया कि इसको हार्ट अटैक आ चुका है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि पेशेंट नींद में डेथ हो गई, उसको कुछ पता ही नहीं चला, पीसफुली पास हो गया या फिर काम कर रहा है और कोलैप्स हो गया, तो ये इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं या फिर सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। तो ये अलग चीज़ है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हार्ट अटैक बहुत बड़ा है या फिर पुराना हार्ट अटैक आ चुका है और आपका हार्ट का पंपिंग 40% से कम हो चुका है, तो इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट्स बिगड़ जाते हैं और फिर वो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा अचानक से और 5 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। अगर ये नींद में होता है तो नींद में पता नहीं चलेगा किसी को,
या फिर अगर वो कहीं कोलैप्स हो गया और किसी को सीपीआर नहीं आ रहा है तो करेक्ट वही उसकी डेथ हो जाएगी, तो इसको हम लोग सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। तो इसके ऊपर उपाय होता है कि अगर आपको पता है कि आपका हार्ट का पंपिंग 40% से कम है, तो आप एक डिवाइस होता है पेसमेकर जैसा डिवाइस बोलते हैं उसको, उसको एआईसीडी बोलते हैं। ओके तो जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि शॉक देते हैं हाँ और पेशेंट को जिंदा किया जा सकता है। तो अगर आप हॉस्पिटल पहुंचोगे तभी तो शॉक बैठेगा आपको, शॉक लगेगा आपको और आपको जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक करंट तो बिगड़ चुके हैं। अब नींद में है या फिर कहीं गिरा है और किधर उधर कोई नहीं है और सीपीआर देने वाला भी नहीं है कोई, उसको शॉक कैसे मिलेगा, सीपीआर कैसे मिलेगा? तो ऐसे में ये डिवाइस जो होता है वो ऑटोमेटेड होता है, वो जान लेता है कि इसका इलेक्ट्रिक करंट बिगड़ गया है, तो ऑटोमेटिकली शॉक उधर के उधर ही दे देगा और हार्ट की जो इलेक्ट्रिक करंट बिगड़ चुकी है उसको वापस सेट कर देगा और पेशेंट की जान बच सकती है। तो ये किस तरीके का प्रोसीजर होता है पेसमेकर जिसमें आपने सुना है, जी पेसमेकर में एक छोटा सा कट दिया जाता है आपके राइट शोल्डर के नीचे स्किन में, वहाँ स्किन के नीचे एक डिब्बी सरकाई जाती है, सिलाई दी जाती है, राइट उसमें एक कंप्यूटर होता है और बैटरी होती है, उसमें राइट सेंसर्स होते हैं, उसके 2 तार हमारे हृदय में हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। वो सेंस करते रहता है कि इलेक्ट्रिक करंट सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो फिर वो शॉक दे सकता है और फिर वो जो इलेक्ट्रिक करंट बिगड़ चुका है उसको सेट कर सकता है और पेशेंट की जान बच सकती है। सो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के केसेस में डॉक्टर व्हाट ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट हैव कम इनटू पिक्चर, हम लोग क्या क्या नई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए? सो इफ यू टेल मी दैट वी आर टॉकिंग ऑफ हार्ट फेलियर, राइट सो हार्ट फेलियर के कई कारण होते हैं। जी एक तो होता है कि हार्ट बहुत वीक हो जाता है, जी बगैर किसी कारण के हार्ट वीक हो जाता है, मसल बड़ा, हार्ट की साइज बड़ी हो जाती है। जी तो ऐसे केसेस में वीक हार्ट्स में, मतलब जिनकी पंपिंग 30% से कम है, राइट एडवांस फॉर्म ऑफ पेसमेकर्स हम लोग रेकमेंड करते हैं। राइट तो उसमें एक पेसमेकर होता है सीआरटी, राइट जो हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने वाला पेसमेकर है, ओके और एक पेसमेकर होता है जो ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर होता है। ओके दैट मीन्स उस पेसमेकर के अंदर शॉकिंग मशीन भी होती है। ओके तो वीक हार्ट्स में ये एक प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए रेकमेंड किया जाता है कि 30% बिलो पंपिंग वाले हार्ट्स में ये एक क्षमता होती है कि वो कभी भी अचानक बंद हो सकते हैं, ओके क्योंकि वो धड़कन become एब्नॉर्मल हाँ हो जाती है। तो ये एडवांस पेसमेकर डाल देने से आप, पेशेंट घर पर है, नींद में है, मशीन डिटेक्ट कर लेती है और शॉक कर देती है। मैं एक एग्जांपल दूंगी अपने ही पेशेंट का। जी परसों मेरे पास आया, ये पेशेंट का हार्ट कई सालों से वीक है, 20% है। बिकॉज उसका हार्ट वीक है और कोई कारण नहीं, हमने ये एडवांस पेसमेकर उसके हार्ट में डाला। अच्छा फॉर 2 years वो एकदम अच्छा था। कल ही मेरे पास आया कि अचानक मशीन मुझे कंटिन्यूस शॉक दे रही है, पेशेंट को फील होता फील है हो रहा है कि वो शॉक दे रही है। फिर हमने जब उसके पेसमेकर की एनालिसिस की तो उसका हार्ट 10 टाइम्स स्टॉप हो चुका था और मशीन ने उसको रिवाइव किया 10 टाइम्स। 10 बार। तो दैट मीन्स पेशेंट ने, Interesting. मशीन ने उसकी 10 टाइम्स जान बचाई। राइट राइट So this is how these devices are prolonging life of patients who have poor heart functions. Then we have now more advanced forms of pacemaker. Earlier, we were putting pacemakers here, and the pacemaker box you could feel with your hand. It's like a lemon size pacemaker. Now there are pacemakers that are coming without any lids. So pacemaker is in your heart. Tiny pacemaker goes inside your heart, and nothing is seen from the chest. It goes like a, pacemaker goes like a stent in your heart. So these are the advances in the pacemaker technology. Now when we talk of heart failure, the heart failure can also occur because of failing valves. राइट आपका वाल्व फेल हो सकता है, मेन वाल्व फेल हो सकता है, आपका हार्ट में 4 वाल्व होते हैं हमारे। राइट तो अर्लियर वाल्व डिजीज मतलब सर्जन के पास जाना है, जी ओपन सर्जन हार्ट कट करेगा, करेक्ट आपका हार्ट खोलेगा, उसमें करेक्ट वो वाल्व निकालेगा, फिर नया वाल्व डालेगा। करेक्ट नाउ दीज वाल्व्स, ऑल 4 वाल्व्स can be replaced like angioplasty. राइट No cutting in the chest. राइट Patient stays for 24-48 hours in the hospital, goes home. राइट And they are as good as other pacemakers, other valves put by a surgeon. Only thing is, these advances can be even used in very sick patients. So somebody whose lungs are failing and his valve is really narrow, surgeon will say he's too high risk. He's a 90-year-old. I don't want to do open heart surgery.
we can do now, let them live with dignity. Even a Right. 90-year-old we can put in a pacemaker also and a valve replacement also. Right. सो इसी के ऊपर मतलब जी। जैसा अभी पहले हमारे पास सर्जरी एक ऑप्शन था, जैसे मैडम ने बताया कि वो रिस्की होता है कभी। जी। तो नॉर्मल पेशेंट जिसका हार्ट वीक नहीं है, जिसका समझो वॉल्व खराब हो गया, तो उसको ओपन हार्ट सर्जरी करके 3 to 6% डेथ का रिस्क होता है। 3 to 6 मतलब 100 ऑपरेशन आप नॉर्मल व्यक्ति में करोगे जो बहुत एल्डरली नहीं है, 60 साल के नीचे एज है और उसको कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है वगैरह कुछ भी नहीं है। आइडियल सिचुएशन में 3 से 6% तक का डेथ रेट ऐसे पेशेंट में भी होता है, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी से वॉल बदलने का। लेकिन ये बीमारियां अक्सर और आगे वाले एज में आती है। तभी क्या होता है कि एज बढ़ चुका होता है, 70, 75, 80 हो चुका होता है। इसके बाद डायबिटीज़ होता है, इसके बाद लंग्स की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेजेस होते हैं और कई सारी बीमारियां साथ में होती है। और इसके बाद पेशेंट के ऑपरेशन अगर हम लोग ओपन हार्ट करने जाए तो बचने के चांसेस 50%, 60% इतने ही बच जाते हैं। तो ऑपरेशन करना क्या और नहीं करना क्या, एक ही बात हो जाती है। राइट। लेकिन अभी ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बोल रहे हैं जिसको हम लोग टावी बोलते हैं, टावी मतलब पैर से हम लोग एंटर करते हैं नस में जी। और हार्ट के वॉल्व को वहां पे एंटर करते हैं। वो पुराने वॉल्व को हम लोग बाजू में कर देते हैं, नए वॉल्व को उसमें फंसा देते हैं। जी। 1.5 घंटे का 1 घंटे का ऑपरेशन है। हुँ। दूसरे दिन पेशेंट चल सकता है, तीसरे दिन घर भी जा सकता है। क्रिटिकल पेशेंट जो ऑपरेशन के पहले डेथ बेड पे था, हुँ। उसको वॉल खुलने से एक नया जीवनदान मिल सकता है। जी। अचानक से उसका ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो सकता है क्योंकि हार्ट का जो दरवाजा ही बंद था, उसको अपने एक छोटे से ऑपरेशन से आपने खोल दिया। नेक्स्ट डे ऑपरेशन का कट नहीं, पिच नहीं और आप चलते फिरते घर जा सकते हो। रिस्क 2-3% हो जाएगा वापस। तो जो बहुत एल्डरली क्रिटिकल पेशेंट्स है उनके लिए तो ये वरदान ही है, जीवनदान ही है। और जो यंग पेशेंट्स है उनमें भी इसके रिजल्ट्स सर्जरी के कंपेरेबल है। मतलब इवन यंग पेशेंट्स में भी आप प्रेफर कर सकते हो, अगर आपको कट नहीं चाहिए तो आप ये टेक्निक नई वाली ट्रावी वो जो बोलते हैं उसको यूज कर सकते हो। और एल्डरली में तो ये रिकमेंडेड ही है, मतलब यही टेक्निक बेस्ट है। इसके अलावा दूसरे वॉल्स भी होते हैं जैसे माइट्रल वॉल, उसमें भी हम लोग माइट्रा क्लिप नाम से एक डिवाइस होता है, उसमें भी हम लोग विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी वो वॉल में अगर लीकेज हो रहा है तो उसको बंद किया जा सकता है। पुराना कोई वॉल डल चुका है बायोलॉजिकल वॉल माइट्रल वॉल की पोजीशन में, तो उसको भी नया वॉल हम लोग डाल सकते हैं अगर वो खराब हो चुका है। इसके अलावा अगर आप नए टेक्निक्स की ही बात कर रहे हो तो हमारी एंजियोप्लास्टी भी अभी बहुत ज़्यादा सेफ हो चुकी है, हमारे पास इमेजिंग आ चुकी है। मतलब हम अभी नस के अंदर जा सकते हैं, तो पतली सी 2-3 मिलीमीटर की नस होती है उसके अंदर हम लोग जाके कैमरा डाल सकते हैं, जी। नस को अंदर से पूरा देख सकते हैं, नस के साइज देख सकते हैं, कितना ब्लॉकेज कितना परसेंटेज है, चर्बी का ब्लॉकेज है, कैल्शियम का ब्लॉकेज है, उसको कैसे ठीक करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। एआई होता है उसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो गाइड कर सकता है हमें। स्टेंट की एग्जैक्ट साइज मिलती है, स्टेंट का डायमीटर मिलता है, स्टेंट आपने ठीक से डाला है नहीं डाला है, ये भी हमें पता चलता है। परफेक्ट एंजियोप्लास्टी करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज बहुत उपयुक्त है और हम लोग ये फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं अभी। डॉक्टर ज़ाकिया, अभी हमने रीसेंट न्यूज़ में भी देखा एंड काफ़ी सारे टीवी एक्टर्स आई कैन से और एक्टर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग क्रैश डाइट पे जाते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं या डिफरेंट डिफरेंट काइंड की थेरेपीज़ लेते हैं अच्छा दिखने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। उस केस में क्या इन ट्रीटमेंट्स का इफ़ेक्ट हमारे हार्ट के ऊपर होता है? सो एक्चुअली कोई भी आप डाइट ट्रीटमेंट लेते हैं, इट जी। शुड ऑलवेज बी सुपरवाइज। राइट। विदाउट सुपरविजन आपने कोई भी डाइट फॉलो नहीं करनी है अगर आप कोई न्यू डाइट फॉलो कर रहे हैं। हुँ। कॉमन डाइट्स जो लोग फॉलो करते हैं, एक तो कीटो डाइट होती है जो हाई फैट डाइट होती है। दूसरी डाइट होती है जिसमें कि लोग सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते हैं, कुछ वीगन होते हैं करेक्ट। और कुछ लो कार्ब खाते हैं, कुछ ज़ीरो कार्ब खाते हैं, कुछ हुँ। हाई प्रोटीन, हाई फैट डाइट खाते हैं। हुँ। सो ये सारे डाइट्स जो होते हैं वो आपको सुपरविज़न में करना चाहिए और अपनी बॉडी में कोई डिज़ीज़ है वो रिकॉग्नाइज़ करके फिर ही करना चाहिए। खुद से कोई भी डाइट फॉलो नहीं करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी है, हुँ। आपको हाई ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है और अगर आप कीटो डाइट कर रहे हो राइट। तो इट कैन कॉज़ प्रॉब्लम आपके लिए। आपको फैटी लिवर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। हुँ। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विदाउट सुपरविज़न आप कोई फैट डाइट नहीं कीजिए। हुँ। तो यूजुअली हम लोग एक न्यूट्रिशनिस्ट या फिर फूड कंसल्टेंट डायटीशियन से डाइटिशियंस के साथ हम लोग कंसल्ट करते हैं, उसके बाद वी स्टार्ट द डाइट। राइट। उस केस में शुड वी सी द अदर पैरामीटर्स आल्सो या फिर अदर डॉक्टर्स के साथ भी हमें अपॉइंटमेंट फिक्स करके एक बार पैरामीटर्स चेक करना चाहिए?
सो नॉर्मली आपको बेसलाइन हेल्थ चेकअप तो करनी ही होती है बिफोर यू गो इनटू किसी भी डाइट में आप जाना चाह रहे हो। बेसलाइन हेल्थ चेकअप तो करना ही चाहिए। फिर अभी एक और बहुत ट्रेंड है कि लोग वेट लॉस इंजेक्शंस भी ले रहे हैं। करेक्ट। हाँ, मुंजारो Ozempic, फेमस हो चुका है, ओजेम्पिक फेमस हो चुका है। तो ये सब कुछ एक्सट्रीमली ओबीज लोगों को जिनका बीएमआई काफी हाई है डेफिनेटली हेल्प करती है, बट अगेन मेडिकल सुपरविजन इज is मैंडेटरी important. कि जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे वो अर्ली रिकग्नाइज हो जाएंगे और उनका अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा। Intervention जरूर। तो सुपरविजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। डोंट डू जी। एनीथिंग अनसुपरवाइज्ड बिकॉज जी। मेरी फ्रेंड ने ये स्टार्ट किया तो मैं भी कर हाँ, लेती हूँ। ये कॉमन एक साइकोलॉजी होती है। वो साइकोलॉजी को प्लीज अवॉइड कीजिए। अगर आप वेट लॉस में सीरियसली जाना चाहते हैं तो देर आर गुड न्यूट्रिशनिस्ट एंड गुड डॉक्टर्स हु कैन गाइड यू टू हैव अ वेट लॉस इन अ हेल्दी वे। एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये सब करने के बाद भी डाइट और एक्सरसाइज तो करनी जरूर होती है ताकि उसको आप फर्दर मेंटेन कर सकें। जब वो इंजेक्शन बंद होगा तब आप कैसे मेंटेन करोगे? तो वो एक लाइफ में डिसिप्लिन आना भी बहुत जरूरी है। जैसे वो ड्रिप्स की बात कर रहे थे आप, फिलर्स, फिलर्स आई हेडलाइंस आती है कि ये आईवी ड्रिप ले लिया, विटामिन का ड्रिप ले लिया एंड द एक्ट्रेस डाइड, इट्स समथिंग लाइक। तो ये सब थोड़े से हाइप है। तो जनरली ये ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन और आईवी विटामिन के इंजेक्शन वैसे तो हार्ट की तरफ से ऑलमोस्ट हार्मलेस है, अनलेस आप उसके साथ बहुत सारा सलाइन दो। सलाइन देने से क्या होता है, अगर आपका हार्ट पहले से वीक है, आप हार्ट फेलियर के पेशेंट हो, तो आप बहुत सारा सलाइन दे रहे हो ग्लूटाथायोन इंजेक्शन या विटामिन सी के साथ, तो आप हार्ट फेलियर में प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, जा सकते हो। इसके अलावा कुछ इंजेक्शन होते हैं बोटॉक्स वगैरह के, तो ये बोटॉक्स भी वैसे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, अनलेस आप गलती से उसको आर्टरी में या वेन में इंजेक्ट कर दो, तो फिर वो हार्ट तक पहुंच जाएगा। लोकली उसका इफेक्ट है तो फिर हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप गलती से उसको ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर दो, फिर वो हार्ट तक पहुंच सकता है, बाकी मसल्स तक पहुंच सकता है, पैरालिटिक अटैक्स आ सकते हैं पेशेंट को, और एलर्जिक रिएक्शंस तो कॉमन होते ही है। इसके अलावा तो हाइलोरेनिक एसिड फिलर्स होते हैं, उसका एलर्जिक रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी होती है। हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। फैट सक्शन एक फैट चलता है, तो फैट सक्शन से कभी कभी क्या हो सकता है कि फैट के पार्टिकल्स नस के अंदर घुस सकते हैं, मतलब नस के अंदर एंटर कर सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में, एंड दे कैन रीच योर लंग्स। तो उससे फैट एम्बोलिज्म नाम का एक लाइफ थ्रेटनिंग इशू हो सकता है, बट बहुत रेयर होता है, लेकिन हो सकता है। तो रिकमेंडेशन है कि आप अगर ऐसे ट्रीटमेंट्स करना चाहो तो अंदर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन करो। ये ऐसी ट्रीटमेंट्स बहुत सारे नॉन मेडिकल पर्सन्स भी करते हैं, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। उनको समझेगा भी नहीं कि क्या हो रहा है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो इट्स आइडियल कि अगर आप ऐसी ट्रीटमेंट करना चाहो तो अंडर मेडिकल सुपरविजन, जहाँ पे एक प्रॉपर एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वहीं से आप ये ट्रीटमेंट्स करो। एक बहुत कॉमन हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि कोविड आया, वैक्सीन्स लगे, एंड वैक्सीन्स के बाद बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक और हार्ट केसेस हम लोगों ने बहुत यंग पेशेंट्स में भी देखे। तो इज इट अ मिथ और व्हाट्स द ट्रूथ बिहाइंड इट? इट इज़ नॉट अ मिथ। कोविड एक अलग वायरस है, मतलब जी। टोटली डिफरेंट वायरस। अदर वायरस इसमें जो प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें है कि ये नस के अंदर की, जो आर्टरी के अंदर की लाइनिंग होती है, एंडोथेलियम जिसे बोलते हैं, जी। उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसकी वजह से मैंने जैसे बताया कि एंडोथेलियम का काम होता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करना, तो ये एंडोथेलियम को अफेक्ट करता है और ब्लड क्लॉट होना शुरू करता है। तो अगर ये हार्ट की नस में ब्लॉक होने लग गया, ब्लड क्लॉट होने लग गया, तो हार्ट अटैक आ सकता है। लंग्स की नस में क्लॉट हो गया तो लंग्स का क्लॉट हो सकता है। दिमाग की नस में क्लॉट गया तो लकवा मार सकता है। तो ये वेरी डेफिनेट साइड इफेक्ट है या इफेक्ट है कोविड वायरस का, और ये 2-3 महीने तक तो डेफिनेटली रहता ही है कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में। कुछ दिनों के बाद जैसे कोविड पुराना हो जाता है, फिर वो रिस्क कम कम होने लग जाती है। तो जैसे कोविड का पैंडेमिक आया था, तब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स, हार्ट अटैक्स के, लकवे के पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स आते थे जिनको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये कोविड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इन चीज़ों के लिए। लेकिन जैसे टाइम अभी पास हो गया और कोविड के इन्फेक्शंस कम हो गए, तो ये देखने को थोड़ा अभी कम मिल रहा है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंसिडेंस था। सेम विथ वैक्सीन ऑल्सो। तो वैक्सीन में भी वो एंटीजन है या फिर वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, वो भी शायद यही कॉज कर रहा है। लेकिन कोविड वायरस जितना खतरा वैक्सीन से नहीं है, वैक्सीन से भी थोड़ा बहुत खतरा है हार्ट अटैक्स का, लकवे का, लेकिन थोड़ा वायरस से जितना प्रमाण है उससे थोड़ा-सा कम है। वो भी जैसे आप वैक्सीन लगाते हो उसकी इमीडिएटली 1-2 महीने तक ज़्यादा रिस्क रहता है, बाद में एज़ टाइम पासेस वो रिस्क कम होते जाता है। Right. So now we'll start with the rapid fire questions. Myth or fact? ईसीजी अगर नॉर्मल आता है
तो हार्ट का इश्यू है या नहीं है? हो सकता है, साइलेंट इस्चीमिया मतलब डेंजर होता है हार्ट को? डेंजर है। बॉर्डरलाइन बीपी अगर किसी को है तो हुँ, क्या वो सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है। वुमेन को हार्ट का जो इश्यू होता है या हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो मेनोपॉज़ के बाद ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं? यस। इट्स अ फैक्ट। हुँ, अगर मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ तो क्या हमें हेल्थ इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत है? डेफिनेटली करानी चाहिए। डायबिटीज़ अगर मेरी कंट्रोल्ड है और मैं रेगुलरली मॉनिटर करता हूँ उस चीज़ को, तो क्या हम उस केस में हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं? दूसरे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं है। स्टेंट लगाने का मतलब एक लॉन्ग लाइफ मेरा वो फिक्स हो गया इश्यू जो था, वो मुझे आगे कोई इश्यू नहीं आएगा, इज़ दैट करेक्ट? रॉन्ग, नथिंग कम्स विद गारंटी इन दिस वर्ल्ड। रोज़ थोड़ा-सा अल्कोहल वी से 30 ml ऑफ अल्कोहल इज़ गुड फॉर योर हार्ट, हाउ ट्रूथ इज़ इट? इट इज़ कंट्रोवर्शियल। हुँ। Some say it is beneficial, some say it is not. So best to avoid if you are not taking, and if you are taking over that quantity, come down to at least 30. तो आज एक बात तो क्लियर है कि हार्ट अटैक सडन हो सकता है, बट हार्ट केयर सडन नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए जो इन्वेस्टिगेशंस है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डर उनका काम डर पैदा करना नहीं है, उनका काम है हमें क्लैरिटी और आगे कॉन्फिडेंस देना। 60 टू 90 मिनट्स का जो विंडो गोल्डन विंडो है, वो हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, वो हमारे लिए एक पैनिक मोड नहीं होना चाहिए। 90 मिनट्स का एक काउंटडाउन नहीं होता है, हमें पैनिक मोड में नहीं जाना चाहिए। 90 मिनट्स की हमारे पास अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए, व्हिच वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो डॉक्टर ज़ाकिया वी हैड फुल डिस्कशन कि हार्ट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, क्या हमारे को इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए एंड व्हाट ऑल मेजर्स शुड वी टेक टू मेंटेन इट लाइफ लॉन्ग और टू सस्टेन इट। वी वुड लाइक टू हैव यू और गिव अस द कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी साइड से। आप कुछ ऐसा टेक अवेज़ जो हमारे ऑडियंसेस को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज हमने ये कन्वर्सेशन किया, जिसकी बहुत ज़रूरत थी कि हार्ट डिज़ीज़ जो हमारे कंट्री में लीप्स एंड बाउंड से बढ़ती जा रही है। हमारे पेशेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ के बदले 10 साल यंग होते जा रहे हैं। तो हम कुछ ना कुछ कहीं न कहीं गलत कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हम कम उम्र में हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट्स बन रहे हैं। हमारा कंट्री डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को वही सब कुछ करना चाहिए, जो हमारे एंसेस्टर एक ज़माने में करते थे। क्या करते थे वो? घर का खाना खाते थे, सिंपल फूड खाते थे, सही टाइम पर रेस्ट करते थे, सोने के टाइम पर सोते थे, जागने के टाइम पर उठकर एक्सरसाइज़ करते थे। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सही खाना खाओ, सही एक्सरसाइज़ करो और ऐसा खाना खाओ जो कि आपको पच सके। आप फ़ॉरेन कॉपी मत करो कि भई वहाँ पर ये चीज़ बिक रही है, हमको ये खाना चाहिए, ये हमारे लिए हेल्दी होगा। आप वो खाइए जो हमारे देश में उगता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि हमारा ऑलिव ऑयल मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, हमारा ऑलिव ऑयल तिल का तेल हो सकता है। इसी तरीके से आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है? क्या आपकी फैमिली में लोगों को जल्द डायबिटीज़ हुई है? क्या उनको जल्द ब्लड प्रेशर हुआ है? और अगर ऐसा है तो अपना हेल्थ चेकअप शुरू कीजिए। मैं हर यंगस्टर से कहूँगी कि वो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। अपना एक बेसिक ब्लड हेल्थ चेकअप वर्क ज़रूर करें, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल चेक हो, शुगर टेस्ट हो, HbA1c टेस्ट हो और अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारिए और एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश कीजिए जो कि सही टाइम पर खाता है, सही टाइम पर सोता है और सही टाइम पर उठता है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Zakia, for your insightful information. Dr. Vivek, बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा, एंड जी। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अपने व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेजेस देना चाहूँगा। हमारा देश अभी पिछड़ा नहीं है, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज़ जो दुनिया में अवेलेबल है वो सब हमारे पास अवेलेबल है, मेडिकल स्किल्स भी अवेलेबल है। एक चीज़ जो अवेलेबल नहीं है वो अवेयरनेस है, और इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि अवेयरनेस बढ़ाए। तो जैसे मैडम ने अभी बताया कि आपने अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करना चाहिए। अगर आप खुद से जाके अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नहीं चेक करोगे, आपको नहीं पता चलेगा टाइमली, और एक डैमेज ऑलरेडी हो जाएगा। और इसके अलावा ये एसिडिटी जो है ना, वो इंडिया का सबसे बड़ा किलर बनते जा रहा है।
स्यूडो एसिडिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आपको लक्षण लगते हैं, इमीडिएटली आपने एक ईसीजी करा ही लेना चाहिए। और हार्ट अटैक है तो आपने वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन विंडो की जो गोल्डन आवर होता है, 60 टू 90 मिनट्स का गोल्डन विंडो पीरियड है, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। क्योंकि इस टाइम में अगर आप हार्ट के ऑपरेशन तक पहुंच गए, एंजियोप्लास्टी तक पहुंच गए, तो आपकी हार्ट अटैक से होने वाली डेथ है वो प्रिवेंट हो सकती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को पहचानो। हर चेस्ट पेन एसिडिटी नहीं होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचो, ईसीजी निकालो। अगर हार्ट अटैक है तो इमीडिएटली उसका एंजियोप्लास्टी करके उसको ठीक किया जा सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपके लिए नहीं लेकिन आपके आजू बाजू वाले लोगों के लिए, आपके परिजनों के लिए, प्रियजनों के लिए सीपीआर सीख लो। इसी से हम लोग बहुत सारे लोगों को हम लोग जीवन दान दे सकते हैं और अपने समाज को हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो आज का मेन जो इम्पोर्टेंट की टेक अवे था वो ये था कि अपने हार्ट की आवाज़ सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, जब वो धीरे बोल रहा हो। क्योंकि जब वो चिल्लाने लगता है तो हमारे पास टाइम कम होता है। स्टे अवेयर, स्टे काइंड टू योर हार्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्थ बुक।